गुड मॉर्निंग बच्चों। कक्षा 12 फिजिक्स के लिए हम अगला वीडियो आपको दे रहे हैं। पिछले वीडियो में हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए एक अच्छी संबंधी और दूसरा निरक्षी संबंधी हमने दो डेरिवेशन आपको दिए। अब ये तीसरा डेरिवेशन ना तो अच्छी के लिए है और ना तो निरक्षी के लिए। ये सिर्फ किसी भी बिंदु यानी ना तो आपको अच्छी का मतलब क्या होता है ये आपको देख लेना चाहिए। अगर एक द्विध्रुव -q और +q का है तो इसके जस्ट सामने अगर कहीं पर हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, ये आपका अच्छी होता है, अच्छी है। और अगर इसी द्विध्रुव से 90 अंश पर कहीं पर हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना होता है तो ये होती है निरक्षीय। और इन दोनों पॉइंटों के अलावा अब कहीं पर भी कोई बिंदु ले लीजिए, चाहे ऊपर चाहे नीचे, यानी आप खाली 90 अंश और उसके समांतर दो जगह छोड़कर बाकी अब ये कहीं पर भी बिंदु के लिए तीसरा डेरिवेशन है कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी भी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बस केवल इसमें दो स्थितियां इसमें नहीं है, अच्छी निरक्षी की, बाकी इसमें बाकी सारी स्थितियां नीट है। ठीक है, तो अच्छी और निरक्षी पिछले डेरिवेशन में हमने आपको बता दिया था। अब तीसरे डेरिवेशन में इसमें देखिए एक वैद्युत द्विध्रुव AB है। पहले हम आपकी इसको हिंदी लिखा दे रहे हैं। माना एक वैद्युत द्विध्रुव AB है जिस पर -q व +q आवेश 2L मीटर दूरी पर स्थित हैं। इसके मध्य बिंदु O से r मीटर दूरी पर कहीं भी एक बिंदु P है जहां वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। सबसे पहले इतनी हिंदी हमें लिखना है और इसे आपको चित्र की सहायता से ही आपने लिखा, इसे आपको याद करने की जरूरत नहीं है। इसमें आप देख लीजिए हमने क्या लिखा कि माना एक वैद्युत द्विध्रुव AB है। आपने देख लिया कि ये एक वैद्युत द्विध्रुव AB वैद्युत द्विध्रुव है। वैद्युत द्विध्रुव को हम फिर से आपको बता देना चाहेंगे कि वैद्युत द्विध्रुव में दो समान आवेश मगर विपरीत प्रकृति के, यानी एक धनात्मक तो दूसरा ऋणात्मक, दो आवेश एक दूसरे से सदैव 2L मीटर दूरी पर स्थित होते हैं, सदैव 2L मीटर। तो यहाँ पर इसी चित्र की सहायता से हमने एक परिभाषा बनाई कि माना एक वैद्युत द्विध्रुव AB है कि आपको AB आपको एक वैद्युत द्विध्रुव दिख रहा है जिस पर -q व +q यानी जिस पर -q व +q आवेश 2L मीटर दूरी पर स्थित है। इसके मध्य बिंदु, ये जो यहाँ पर है ये इसका मध्य बिंदु O है। ये इसके मध्य बिंदु O से r मीटर, देखो r मीटर दूरी पर कहीं भी एक बिंदु P है। यहाँ P है जहां हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब आप इसको बिना देखे आप लिख सकते हो
कि माना एक वैद्युत द्विध्रुव AB है जिस पर -q व +q आवेश हैं और इन आवेशों के बीच की दूरी 12 मीटर है। इन आवेशों के मध्य बिंदु O से स्मॉल r मीटर दूरी पर एक बिंदु P है जहां हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। क्लियर? इतनी हिंदी। अब इसके बाद हम डेरिवेशन को थोड़ा आगे बढ़ाएंगे। ये द्विध्रुव दो भागों में विभक्त होगा। अगर इस द्विध्रुव को थोड़ा हम ऐसी परिस्थिति में ले आए कि एक अच्छी और दूसरा निरक्षी के लिए, तो ये आपका ये सिस्टम बनेगा, ये आपका हो जाएगा निरक्षीय। एक निरक्षीय स्थिति, अभी हमने आपको निरक्षी का मतलब नब्यांश पे बताया था और अच्छी का मतलब समांतर मान में बताया था। तो यहाँ पर ये स्थिति निरक्षीय होगी और निरक्षीय पर P sin थीटा, और एक ये स्थिति होगी जो अच्छी कही जाएगी, उसमें P cos थीटा। तो यहाँ पे लिख देंगे कि तीव्रता, यहाँ पे देख लीजिए, तीव्रता आपकी दो घटकों में E1 व E2 में बट रही है। तो तीव्रता दो घटकों P cos थीटा व P sin थीटा में बट रही है। तो यहां पर अब आपको ये देखना है कि ये जो तीव्रता का योग है इस पॉइंट पे, यानी एक तीव्रता देखिए इसके अच्छी पर है और दूसरी निरक्षी पर है, तो इनका योग ऐसे ही होगा ना कि अगर हम कहते हैं कि डोर ऐसे ले लें, ऐसे, अगर इन दोनों के छोर में अगर लगाएंगे और एक हम ताकत 20 से लगाएंगे तभी दोनों एक दूसरे के ऊपर ताकत लगाएंगी, तो यानी कुल उनकी योग तीव्रता वो यहाँ आएगी। तो इस प्रकार आपका पहले आपको ये देख लेना है कि P cos थीटा काहे में है, अच्छी में है। अब आपको अच्छी स्थिति का फार्मूला, अच्छी स्थिति में, अच्छी स्थिति का डेरिवेशन हमने आपको क्या किया था, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2p बटे r³। ये हमने अच्छी स्थिति का डेरिवेशन में प्रूव किया था। अच्छी स्थिति में E बराबर यानी तीव्रता होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2p बटे r³। इसलिए अब यहाँ पर आपका क्या बन जाएगा, ये भाई यहाँ पर जो तीव्रता आपकी बन रही है P की जगह क्या आ जाएगा, P cos थीटा। तो यहाँ पर हो जाएगा E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2p cos थीटा बटे r³। अच्छी स्थिति का फार्मूला ये होता है और अच्छी स्थिति में यहाँ पे द्विध्रुव P cos थीटा है, तो खाली P की जगह आपको क्या लिख देना है, P cos थीटा बटे r³। अब दूसरी स्थिति में आती है निरक्षी, और निरक्षी का फार्मूला, निरक्षीय स्थिति में फार्मूला होता है E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, केवल यहाँ से P होता है, P बटे r³। निरक्षी स्थिति का फार्मूला हमने ये डेरिवेट करवाया था, और अब निरक्षी की जगह यानी P की जगह क्या आ जाएगा, P sin थीटा। यहाँ पे दूसरे को आप E2 मान लीजिए, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, यहाँ पे क्या आ जाएगा, P sin थीटा बटे r³। आपने दोनों स्थिति में जिसके दो घटक जो हो रहे थे P cos थीटा और P sin थीटा, इनको एक अच्छी स्थिति में था, दूसरा निरक्षी में था। तो इनको स्थिति में रखने के लिए सबसे पहले हमें अच्छी या निरक्षी दोनों के फार्मूले हमें पता होने चाहिए, क्योंकि ये दोनों फार्मूले आपको हम पिछले वीडियो में दो डेरिवेशन द्वारा हमने ये फार्मूले प्रूव करा चुके हैं। अच्छी स्थिति में आपने ये फार्मूला प्रूव किया था
और निरक्षीय स्थिति में आपने ये फार्मूला प्रूव किया था। अब यहाँ पर अच्छी स्थिति में ये था, इसलिए P की जगह सिर्फ क्या चेंज हो गया, P का थीटा, और निरक्षीय स्थिति में P की जगह ये था, इसलिए P की जगह चेंज हो गया P sin थीटा। इतना क्लियर हो गया कि तीव्रता दो घटकों में P का थीटा व P sin थीटा में बढ़ रही है, इसलिए अब क्योंकि अच्छी स्थिति में E बराबर 1/4πε0 2p/r³ होता है, तो इसकी पहली तीव्रता हो जाएगी E1 बराबर 1/4πε0 2 आपका रखा हुआ, सिर्फ P की जगह P की अच्छी स्थिति का मान हम रिप्लेस कर देंगे, बाकी आपको वही है। वैसे ही निरक्षी में अब इनकी तीव्रता का योग आप देख रहे हो कि E और ये E1 और E2 का योग क्या है, E। तो यहां पर आपको देखना कि यहां से अगर चाहे इधर लेंगे और चाहे इधर लेंगे, दोनों ओर समकोण त्रिभुज तैयार हो रहा है। एक समकोण त्रिभुज, इसके सामने की भुजा एक कर्ण हो जाएगी, है ना, और एक लंब, चाहे इसी को लंब मान लीजिए, और दूसरी आधार। तो यहां पर देखिए, अगर ये E1 है, ये E1 है, तो ये E1 हो जाएगी, ये E1, भाई ये दोनों समांतर है और ये आपस में समांतर है। तो यहाँ पर अगर ये E1 है तो ये E1 हो गई। हम एक समकोण त्रिभुज, चाहे इधर का आप ले लीजिए और चाहे इसको आप ले लीजिए, एक और का आपको लेके चलना है। अगर आप इधर का लेते तो ये E2 है तो ये E2 हो जाएगा, फिर इसको आप E2 बना लेते। हम इधर का लेके चल रहे हैं, इसलिए ध्यान देखिए कि ये आपका E1 है तो ये E1 और ये E2 है ही है और ये आपका E है ही है। तो यहाँ पर आप देखिए, इसमें नाम दे दीजिए समकोण त्रिभुज। इसका क्या नाम है, E2P। E2P में कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये पाइथागोरस प्रमेय होती है। यहां पर आप इसको लगाइए। कर्ण, कर्ण क्या है, ये E, इसका नाम क्या है E। यहां पर आप E रख दीजिए, स्क्वायर लगा दीजिए। लंब, ध्यान देखिए लंब ये है, इसका क्या नाम है, अगर ये E1 है तो ये भी क्या हो गया E1, तो यहाँ पे हो जाएगा E1 स्क्वायर प्लस आधार, ये क्या है E2, तो यहाँ पे हो जाएगा E2 स्क्वायर। इतना क्लियर हुआ। हम अगर इसको एक बड़े फिगर में आपको दे दें कि परिस्थिति यहाँ पर कैसी बन रही है, ऐसी, इनका योग ये था, ये हमने एक लंब ऐसे डाला था, एक लंब हमने ऐसे डाला था। अगर हम कह दें कि ये E1 है और ये E2 है और ये इनका योग E है, तो अगर हम इस समकोण त्रिभुज को लेंगे, इस समकोण त्रिभुज को, तो अगर इसका मान E1 है तो इसका मान भी तो E1 हो जाएगा, और ये अगर E2 है तो इसका मान भी तो E2 हो जाएगा। इसके सामने की भुजा बराबर होती है। तो यहाँ पर हम इस समकोण त्रिभुज को ले रहे हैं, ये 90 अंश के सामने की भुजा क्या होती है, कर्ण, है ना, और एक को हम लंब मान सकते हैं और दूसरे को आधार मान सकते हैं। हमने इधर का समकोण त्रिभुज लिया, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण का मान क्या है E, लंब का मान क्या है E1 और आधार का मान क्या है E2। अगर हम इधर का लेते तो इधर भी देख लीजिए, इसके सामने का यही कर्ण होता, 90 यहाँ बन रहा है, ये कर्ण, तो यानी E का स्क्वायर बराबर E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर, दोनों ओर से आपका यही तैयार होता है। अब इसको हम थोड़ा आगे बढ़ाएंगे, यहाँ पे E बराबर हो जाएगा, ये स्क्वायर इधर आएगा तो काहे काम करेगा, अंडर रूट का, तो अंडर रूट E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर। अब आपको जो मान आपने E1 और E2 के मान आपने निकाले थे उनको रिप्लेस करना है आपको, ठीक है। अभी थोड़ा फिगर हम अब रब करेंगे।
यहाँ से हम आपको बता रहे हैं ई बराबर अंडर रूट, यहाँ ई वन का मान आपने क्या निकाला था, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2p cos थीटा बटे आर क्यूब, यही आपने निकाला था। अब स्क्वायर लगा हुआ है तो पूरे का स्क्वायर लगा दीजिए, इसको आप एक बार उतार लीजिएगा। इसके बाद हम आगे चूंकि इसका मान रखेंगे तो इसके लिए हमें इसको रब करना पड़ेगा। प्लस यहां पर E2 का मान, E2 का मान हमने आपको निकलवाया था 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, यहां 2 नहीं था, इसमें सिर्फ था p साइन थीटा बटे आर क्यूब, इसका होल स्क्वायर। क्योंकि यहाँ पे E2 का स्क्वायर लगा हुआ है, हमने सिर्फ E1 और E2 के मान यहाँ पर रिप्लेस कर दिए हैं। अब इसके बाद इसको सॉल्व कर लीजिए। देखिए इनटू में है तो स्क्वायर इसके लिए भी है, स्क्वायर इसके लिए भी है, तो सीधे सीधे हम आपको निकाल रहे हैं कि यहाँ पर आप 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का होल स्क्वायर इंटू आप 2 का स्क्वायर क्या कर सकते हो 4 पी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि अगर इंटू में है, इंटू में गुणे में सभी तत्व इसके गुणे में है, स्क्वायर सब में लगेगा, बटे हमने इसमें स्क्वायर ब्रैकेट में रख दिया, यानी अर्थात यहाँ पर इसके लिए भी है और इसके लिए भी है, आर क्यूब यानी आर की पावर 2/3 ठीक। और इसी प्रकार इसमें भी यही काम होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का होल स्क्वायर, यहाँ सिर्फ इंटू पी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बटे 2/6 आर की पावर 6। अब आप जो दोनों में से कॉमन निकल रहा है कॉमन निकाल लीजिए। आप ध्यान देखिए इन ये एक पद ये है पूरा और एक पद ये है, इसमें आपका ये दोनों में है वही सेम। इसके बाद देखिए पी स्क्वायर दोनों में है, इसके बाद आर की पावर 6 दोनों में है, वो आप कॉमन ले लीजिए अंदर ही। तो यहाँ पर हमने 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का होल स्क्वायर और इंटू पी स्क्वायर बटे आर की पावर 6, इतना हमने दोनों पदों से हमने कॉमन ले लिया। तो यहां से क्या बचा 4 cos स्क्वायर थीटा, इतने बचा ना, यहाँ से 4 cos स्क्वायर थीटा, ये और ये कॉमन निकल गया, तो यहां से भी ये और ये दोनों कॉमन निकल गया, सिर्फ क्या बचा साइन स्क्वायर थीटा। अब कोई चीज जब रूट से बाहर जाती है तो उसका स्क्वायर हट जाता है, तो यहां पर ये अगर बाहर जाएगा तो इसका रूट स्क्वायर और रूट दोनों हट जाएगा, ये भी बाहर जाएगा तो एक घात बाहर निकलेगी, और ये बाहर जाएगी तो इसकी आधी घात यानी आर की पावर 3 हो जाएगा, आधी घात इसकी भी हो जाएगी, आधी घात इसकी हो जाएगी, 2 घात 1 हो जाएगी, 1 लिखो या ना लिखो, और यहाँ पर 2 घात इसकी भी 1 घात हो गई। अंडर रूट के अंदर सिर्फ बचा क्या 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। हम ध्यान देखिए यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा है। अब हमें एक चीज की जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूले में। यहाँ पे आप साइन स्क्वायर थीटा का मान निकाल लीजिए, इसको आप इधर खींचिए तो हो जाएगा 1 माइनस क्या हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा, यानी साइन स्क्वायर थीटा की जगह आप 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा रिप्लेस कर सकते हैं। तो यहां पर E बराबर बन जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 P बटे आर क्यूब, अंडर रूट के अंदर आप लिखिए 4 cos स्क्वायर थीटा और प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या रिप्लेस कर देंगे 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा,
एक स्टेप और आगे बढ़ा दीजिए, या इसी के नीचे कर देते हैं। 1/4πε0 p/r³। ये प्लस का 1 है, इसको पहले आप लिख दीजिए। अब देखिए 4 का स्क्वायर थीटा से 1 का स्क्वायर थीटा निकल जाएगा, तो क्या बचेगा 3 का स्क्वायर थीटा। और यही है किसी भी बिंदु का, किसी भी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। अब हम इसके आगे का अगले वीडियो में आपको देंगे। धन्यवाद।